Hello everyone, this is Santosh Kumar, Assistant Professor, Department of Economics, KSS कॉलेज लखीसराय। आज हम मुंगेर यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के विषय में के टॉपिक पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। जिस टॉपिक का नाम है डिमांड। हम इस टॉपिक्स में हम डिमांड के डिफिनीसन यानी इसके परिभाषा, डिमांड्स को प्रभावित करने वाले कारक, उसके प्रभावित करने वाले फैक्टर्स और लॉ ऑफ डिमांड यानी कि डिमांड के नियम, मांग के नियम के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो देखकर सुनकर लाभान्वित होंगे। तो हम चर्चा करते हैं डिमांड से, डिमांड के परिभाषा से। हम ये डिमांड का परिभाषा हम करेंगे। मेरा जो वीडियो है बाइलिंगुअल होगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में जहाँ होगा हम उपयोग करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिमांड जो है इन इकोनॉमिक्स, डिमांड इज ए कंज्यूमर्स desire and ability to purchase goods and services from the market। कहने का मतलब यह हुआ कि डिमांड वह है, मांग वह है जिसमें कंज्यूमर के द्वारा, क्रेता के द्वारा अपने एबिलिटी के अनुसार, अपने क्रय शक्ति के अनुसार किसी वस्तु को खरीदने की उसमें क्षमता होती है। हम सबसे पहले यह देखेंगे कि जब भी हम कोई टॉपिक का डिस्कशन करते हैं तो उसके स्रोत, उसके ओरिजिन पे हम पहुंचते हैं। ओरिजिन में पहुंचते हैं तो डिमांड के जब हम ओरिजिन करेंगे कि डिमांड अगर क्रिएट कहाँ से होता है, जनरेट कहाँ से होता है, तो इस पर हम देखते यह हैं कि डिमांड जनरेट होने का एक हमारे पास ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन नेचर है और किसी में भी यह जनरेट हो सकता है। फ्रॉम पुअर, फ्रॉम बेगर टू रिच, यानी कि एक भिखारी से लेकर एक अमीर तक हो सकता है जिस व्यक्ति में उसे सोचने समझने की शक्ति हो। यानी कि डिमांड जो है, जो डिजायर से उत्पन्न होता है, क्रिएट होता है, यानी चाहत से होता है। कोई व्यक्ति का चाहत होता है कि हम किसी वस्तु को हम खरीदें। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे वह मकान, गाड़ी, कि तरह तरह की अपने आवश्यकताओं की वस्तुएं कुछ भी खरीद सकता है। खरीदने की उसमें चाहत होनी चाहिए और यह चाहत ही डिमांड को क्रिएट करता है। और इस चाहत को डिमांड में हमें बदलने के लिए उस वस्तु को जिसे हम चाहते हैं उसे खरीदने की क्षमता होनी चाहिए और वह क्षमता क्रिएट करवाता है मनी यानी पैसा। जब कोई विक्रेता किसी मार्केट में जाता है, किसी वस्तु को खरीदने के लिए जाता है तो उसे पैसे की आवश्यकता होती है। अगर वह वस्तु के मांग के वस्तु के प्राइस यानी कि कीमत के अनुसार उस वस्तु का कीमत के अनुसार उसे अगर पे करता है तो वह वस्तु उस क्रेता की हो जाती है। तो हम यहाँ पर यहाँ पर हम ये देखें, उसमें हम देखेंगे सिलसिलेवार ढंग से यह है कि प्रभावित करने वाले कारक, किसके प्रभावित करने वाले कारक, मांग के प्रभावित करने वाले कारक, डिमांड को प्रभावित करने वाले कारक। डिमांड को प्रभावित करने वाले कारक हम यहाँ पे 4 फंडामेंटल फैक्टर्स आर अफेक्ट्स एनी डिमांड्स ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज। कहने का मतलब यह हुआ कि किसी वस्तु को प्रभावित करने वाले 4 प्रमुख कारक हैं। इसके अलावे भी बहुत सारे कारक हो सकते हैं, पर यहाँ पर हम 4 फंडामेंटल फैक्टर्स को हम इफेक्ट करेंगे जो अक्सरहा रूप से, प्राथमिक रूप से किसी वस्तु के मांग को प्रभावित करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक सिंबल टाइप से जो लिखे हैं उसके बारे में हम चर्चा कर दें। हम यहाँ पर लिखे हैं डी। यहाँ पर क्या है, एक डी है, ये डी है और यहाँ पे है एफ माने फंक्शन, इसके फंक्शन। इसमें हम 4 फैक्टर्स को लिखे हैं, कारक को लिखे हैं। जो पहला है P, दूसरा है PS, तीसरा है Y और चौथा है T। अब इसके बारे में हम पूरा डिटेल से बता दें कि P, PS, Y और T क्या है। P फॉर प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज
जिस वस्तु को हम खरीदने जा रहे हैं, जिस वस्तु को हम खरीदेंगे उसका प्राइस है, यानी कि वस्तु की कीमत। पीएस, ये पीएस एक टर्म यहाँ पर आप देख रहे हैं, उसका मतलब यह है कि प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स गुड्स। कहने का मतलब यह होता है कि एक वस्तु के समान दूसरा वस्तु, उस वस्तु के समान उस दूसरा वस्तु कोई और जो उसके बराबर सेटिस्फैक्शन देता है कंज्यूमर को, वह वस्तु सब्स्टिट्यूट्स गुड्स के रूप में जाना जाता है, जो हमारा यहाँ पर जो हम डिनोट किए हैं पीएस के रूप में, यानी प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स। हम इसको डिटेल से चर्चा कर दे कि प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स एक एग्जांपल से चर्चा करना बेहतर होगा। इसमें क्या है कि जैसे फॉर टू एग्जांपल टी एंड कॉफ़ी, अगर टी एंड कॉफ़ी को हम ले एक दूसरे का एक सब्स्टिट्यूट है, और सब्स्टिट्यूट्स के दरमियान यह होता है कि जब भी एक वस्तु का प्राइस बढ़ता या घटता है तो दूसरे वस्तु के मांग पे असर पड़ता है, वही एक प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स। तीसरा हमारा है वाई इकोनॉमिक्स में हम वाई को इनकम के रूप में डिनोट करते हैं। किसी भी वस्तु को परचेज करने के लिए, खरीद करने के लिए एक कंज्यूमर के पास एक इनकम सोर्स होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के पास इनकम नहीं है, सोर्स नहीं है, तो वो किसी वस्तु को खरीद तो सकता है, लेकिन रेगुलर कंटिन्यूअस वे तक ज़्यादा दिन तक खरीद नहीं पाएगा, जिसके कारण एक व्यक्ति को रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। तो यहाँ पर इनकम किसी भी वस्तु को प्रभावित करने के लिए एक अहम कारक है, प्रमुख फैक्टर है। चौथा है हमारा जो है टी हम यहाँ पर डिनोट किए हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस के लिए, यानी टेस्ट एंड प्रेफरेंस यह बतलाता है कि जब भी हम कोई वस्तु को खरीदने जाते हैं तो कभी कभी हमें किसी वस्तु की उसके कलर, उसका डिज़ाइन, उसका टेस्ट देखकर हम उससे प्रभावित हो जाते हैं, और उस वस्तु को खरीदने के लिए हम प्राथमिकता, उस वस्तु को खरीदने पर हम प्राथमिकता देते हैं। ये हमारा ये है। हम सबसे पहले ये बता दें इसमें क्या है कि जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो इकोनॉमिक फैक्टर और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर दोनों मिले हुए हैं, यानी आर्थिक कारक और आर्थिक कारक के अलावे जो कारक हैं वो भी मिले हुए हैं। ये तीन पीएस वाई, इसे हम इकोनॉमिक फैक्टर्स के रूप में जानते हैं, और टी जो है जो इसे नॉन इकोनॉमिक फैक्टर के रूप में, ये नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स के रूप में जानते हैं। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स के रूप में इसको क्या करते हैं, जानते हैं। तो हम यहाँ पर मांग को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में हम यहाँ पर चर्चा किए, देखे। इसके बाद हम सिलसिलेवार ढंग से हम इसके चर्चा करेंगे, इसके बारे में हम लोग आगे चलेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं क्या कि इसको यहाँ पर मांग को प्रभावित करने वाले, और आगे हम क्या देखते हैं। सबसे पहले इसको हम इकोनॉमिक्स में यहाँ पर यह होता है कि आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको डायग्राम के अनुसार भी आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पर चलना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं क्या एक शेड्यूल भी है, एक स्टैटिकल डाटा भी हम पेश करते हैं कि कोई वस्तु अगर प्राइस से प्रभावित है तो कैसे प्रभावित है। सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो मिटा दिए हैं उससे हम पुनः लिखते हुए हम करते हैं, क्योंकि इसकी आगे चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले हम एक फैक्टर्स को हम लेके चलते हैं जो है पी, प्राइस ऑफ द गुड्स के फैक्टर्स को हम लेके चलते हैं कि अगर किसी वस्तु के दाम में बढ़ता है या घटता है तो कितना प्रभाव, कैसे प्रभाव डालता है। एक शेड्यूल हम स्टैटिकल शेड्यूल बनाते हैं जो हम किसी वस्तु के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यह स्टैटिकल शेड्यूल हमारा यह है, हम इस तरह से एक सारणी बनाते हैं जिसमें हम यहाँ पर क्यू हम रखे हैं। एक क्यू जो है जो वस्तु को, कोई भी वस्तु को इंडिकेट कर रहा है, कोई भी गुड्स को इंडिकेट कर रहा है, और पी जो है उस वस्तु के प्राइस को इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि डाटा बना लिए। हम देखते हैं कि एक वस्तु है जिसके हम प्राइस को, इसके प्राइस को हम इंडियन रुपीस में मेजर करते हैं। इंडियन रुपीस में हम इसका दाम को हम इसे तय करते हैं।
तो यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो इसका जो प्राइस है किसी वस्तु का 8 रुपीज़ है, एक वस्तु का एक कीमत है, यहाँ पर 8 रुपीज़ है, फिर 7 है, फिर 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, 0। अब यहाँ पर देखते हैं क्या कि क्वांटिटी के दाम, क्वांटिटी कितना परचेज किया जाता है किस दाम पे। तो यहाँ पर क्या है कि जब हम किसी वस्तु का प्राइस 8 है, 8 रुपीज़ है, तो उस क्वांटिटी का डिमांड यहाँ पे 0 है। फिर अगर इसका हम प्राइस घटाते हैं, जो हम प्राइस को हम यहाँ पर घटा रहे हैं, तो देख रहे हैं क्या कि इस प्राइस को घटाने से वस्तु का जो डिमांड है वो बढ़ते जा रहा है। कैसे बढ़ते जा रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब यहाँ देखिए कि जो हम प्राइस को घटाते जा रहे हैं, जो हम प्राइस को वस्तु के प्राइस को हम घटाते जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस वस्तु को प्राइस को घटाने के एवज में हम क्वांटिटी डिमांड, किसी वस्तु का डिमांड बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर 8 रुपीज़ था, 8 रुपीज़ था किसी वस्तु का कीमत, तो 0 डिमांड हो रहा था। फिर 1 रुपये हम घटा दिए तो 1 हुआ। इसी तरह से धीरे धीरे बढ़ते जाता, 0 पर जाके, यानी कि जब प्राइस 0 हो जाता है तो जितना भी प्रोडक्ट है, जितना भी वस्तु है, वो सबका सब वहाँ पे उसे लेने के लिए रेडी हो जाता है क्रेता। फिर इसके हम रिवर्स में जाते हैं तो देखते हैं क्या कि यहाँ पर से जब हम वस्तु का कीमत 0 है तो 8 यहाँ पे खरीदने वाला है, 8 क्वांटिटी टोटल इसके पास है, 8 का 8 इसके सोल्ड हो गया। फिर धीरे धीरे जब हम प्राइस बढ़ाते जाते हैं, तो जब इधर से हम प्राइस बढ़ा रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांड घटते जा रहा है, और क्वांटिटी डिमांड घटते एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पर 8 रुपीज़ हो जाता है, इसका क्वांटिटी डिमांड 0 हो जाता है। यह एक फर्स्ट फैक्टर के बारे में हम जब चर्चा कर रहे हैं तब यह हो रहा है। और यह फैक्टर तभी काम करेगा जब इसके अलावे ये 3 फैक्टर, ये जो 3 फैक्टर हैं, PS यानी प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स, इनकम ऑफ द पीपुल और टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ये तीनों फैक्टर कांस्टेंट रहेगा। अगर ये तीनों फैक्टर कांस्टेंट रहेगा तो ये शेड्यूल, जो हम एक शेड्यूल यहाँ पर दिखाए हैं, वह आपका काम करेगा। अन्यथा अगर कोई भी एक इसमें वेरिएबल हो जाएगा तो ये क्या करता है, काम नहीं करता है। ये लॉ ऑफ डिमांड के रूप में भी जाना जाता है, और जिसे हम यहाँ पर दिखा रहे हैं सारणी के अनुसार, यानी कि स्टैटिकल डाटा देकर हम आपको दिखा रहे हैं। यही तभी यह फॉलो कर सकता है, यह नियम तभी फॉलो हो सकता है कि जब P ओनली P चेंज बट अदर 3 फैक्टर्स आर कांस्टेंट, जिसे हम इकोनॉमिक्स में इसको हम वहां पर बोलते हैं अदर फैक्टर्स आर सैटिस्फैक्टरी इन कंडीशन। यहाँ पर ए हो गया, ये हमारा है। अब हम इसको क्या करते हैं, इसे हम डायग्राम से भी समझने का कोशिश करते हैं कि डायग्राम के अनुसार हम इसे कैसे दिखा सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर एक आप इस ग्राफ से भली भांति से परिचित होंगे 9-10 से ही। यह हमारा एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, 2 लाइन हम यहाँ पर लेते हैं। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, इसे हम एक्स एक्सिस के रूप में जानते हैं और इसे हम वाई एक्सिस के रूप में जानते हैं। यहाँ पर है ये हमारा जो एक्स एक्सिस पे है, यहाँ पे हम क्वांटिटी को रखते हैं, क्वांटिटी यानी कोई वस्तु को हम यहाँ पर रखते हैं, और यहाँ पर हम वस्तु के कीमत प्राइस को रखते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या कि हम जब भी कोई वस्तु का कीमत बढ़ाते या घटाते हैं तो उसके डिमांड पे कैसे फर्क पड़ता है। यहाँ पर हम एक हाइपोथेटिकल हम एग्जांपल लिए थे, और वही हाइपोथेटिकल एग्जांपल को हम यहाँ डायग्राम के माध्यम से हम यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये चलते जा रहा है। इसी तरह का प्राइस कुछ था, और हम यहाँ पर देखते हैं 1 2 3
4 5 6 7 8 इस तरह का क्वांटिटी है। हम यहाँ पर यह देखते हैं ये लाइन है, डिमांड का लाइन है। अब यहाँ पर डिमांड का लाइन अब यह बताता है कि जब हम किसी वस्तु का कीमत 8 रुपीज रखते हैं तो उसका डिमांड कितना हो जाता है, 0, जो यहाँ पर शो कर रहा है। अक्सर हाँ वैसे ही हम धीरे धीरे हम अगर हम वस्तु के कीमत को हम यहाँ पर कम करते हैं तो हम देख रहे हैं क्या किसके डिमांड में इंक्रीजमेंट हो रहा है, बढ़ रहा है धीरे धीरे। इसी तरह से 6 पर आते हैं तो 2, 5 पे आते हैं तो 3, 4 पे आते हैं तो 4, 3 पे आते हैं तो इसी तरह से आगे हमारा बढ़ते जाता है। 1 पे आते हैं 7 और 0 पर आ जाते हैं तो 8। ये हमारा डिमांड कर्व है, इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड कर्व। ये हमारा डिमांड कर्व है। इसमें जितने भी पॉइंट यहाँ पे पॉइंट बने हैं उस पॉइंट को हम जोड़ देने से हमारा क्या होता है, डिमांड शेड्यूल, हमारा डिमांड कर्व हमारा बन जाता है। अब यह डिमांड कर्व है। अब हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि जो हम बात पहले को बोले थे कि किसी भी फैक्टर का जब हम चर्चा करते हैं उसमें हम पहला चर्चा किए थे पी, और पी जब यहाँ पर चेंज कर रहा है तो वस्तु का कीमत बढ़ या घट रहा है। वस्तु का कीमत जब बढ़ या घट रहा है तो उसके डिमांड यानी क्वांटिटी, मांग में भी बढ़ या घट रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ही वस्तु को यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, वस्तु के प्राइस को बढ़ा रहे हैं तो डिमांड कम हो रहा है, वस्तु को की कीमत को घटा रहे हैं तो डिमांड बढ़ रहा है। अब इसमें एक है कि एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, एक कॉन्सेप्ट है हमारा संकुचन एंड और विस्तारण। इस हिंदी में उसको बोलते हैं संकुचन और विस्तारण। डिमांड, वस्तु के डिमांड कर्व में संकुचन और विस्तारण। यह कैसे होता है, जब भी हम वस्तु के कीमत में जब हम कमी करते हैं, वस्तु के कीमत में जब हम कमी करते हैं तो डिमांड कर्व पर ही along द डिमांड कर्व एक्सपेंशन आर क्रिएटेड। जब भी हम डिमांड कर्व पर हम किसी यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर बढ़ता या घटता है, इससे ये डिमांड कर्व को छोड़ता नहीं है। फॉर एग्जांपल जब हम यहाँ पर ए, इसका नाम दे देते हैं ए, यहाँ से ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरह का हम नाम दे दिए हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या कि वस्तु का कीमत जब ए से कम होते होते जब 0 पर आ जाता है तो इस तरह का जब होता है तो डिमांड यहाँ पर बढ़ जाता है। और यह जो बढ़ता है, ये जो यहाँ से ए से लेके एच तक, ए से लेके एच तक जो यहाँ से पॉइंट में यहाँ पर नीचे से जो गिरावट आया, इसे हम बोलते हैं एक्सपेंशन। एक्सपेंशन इन डिमांड कर्व, एक्सपेंशन इन डिमांड कर्व। इसी तरह यानी कि इस पे एलोंग द डिमांड कर्व एक घटना हो रही है, एलोंग द डिमांड कर्व एक रूल फॉलो कर रहा है। दूसरी ओर अगर जब हम वस्तु के कीमत को बढ़ाते हैं 0 से लेकर हम सीधे क्या कर देते हैं कि ये तक पहुंचते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम जब पहुंचते हैं तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर वस्तु के मांग में कमी आ रही है। तो जब वस्तु के मांग में कमी आ रही है इसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व। यानी डिमांड कर्व में मांग वक्र में संकुचन और मांग वक्र में विस्तारण। जब वस्तु की प्राइस घटेगी तो मांग वक्र में विस्तारण होगा, जब वस्तु की प्राइस बढ़ेगी तो मांग वक्र में संकुचन होगा, और यह जो क्रिया है वह डिमांड कर्व पर ही चलेगा। तो आज हम फंडामेंटल टॉपिक जो हम डिमांड
के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। इकोनॉमिक्स का एक फंडामेंटल टॉपिक्स है और ये यूजी एग्ज़ाम में यानी कि अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम के लिए ही नहीं, इसके आगे भी एग्ज़ाम के लिए फंडामेंटल है और इससे जो इसका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, खास करके शॉर्ट नोट्स या फिर लॉन्ग नोट्स में आता है। इसके बारे में आगे भी बहुत सारे पॉइंट है जिसके बाद जो हम आगे अगले क्लास में चर्चा इसके बारे में कर सकते हैं। तो आज का तक का हमारा एक यही क्लास था। थैंक यू।